हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम चैप्टर 22 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं, अदर ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं किसके, पार्लियामेंट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हो गया, डिप्यूटी स्पीकर्स, ये सारे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर 3 में। फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, अदर लीडर्स जो होते हैं, वो सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो क्या क्या डिस्कस किया था। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 79 to 122 और पार्ट 5 किस बारे में डील करता है, पार्लियामेंट के बारे में डील करता है। पार्लियामेंट में किस किस के बारे में डील करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस क्या होने चाहिए, ड्यूरेशंस, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था। फिर जो ऑफिसर्स हैं, जिसे हम अधिकारी भी कहते हैं। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रोसीड्यूसर्स के बारे में, प्रिविलेंस, क्या क्या विशेष अधिकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बात कीजिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, या आप बात कीजिए चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है वो, वाइस प्रेसिडेंट। अब जैसे कि ये समझिए कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो क्या कर सकता है, जब वोटिंग टाई हो रहा हो तो वहां पे लोकसभा का स्पीकर क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये एक स्पेशल प्रिविलेंस या एक अधिकार देखने को आप कह सकते हैं, ये एक अधिकार हो गया स्पेशल। जैसे कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस एज ए मनी बिल कौन करता है, वो स्पीकर ही डिक्लेयर करता है। तो ये पावर्स आपको वाइस प्रेसिडेंट के पास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक स्पेशल से यानी कि विशेष अधिकार हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जिसके पास कुछ स्पेशल राइट्स हो, उसी को हम प्रिविलेंस कहते हैं, यानी कि विशेष अधिकार। फिर बात करते हैं पावर्स के बारे में। फिर बात करते हैं पावर्स एंड सो ऑन द पार्लियामेंट। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो इलेक्टोरल कमिटीज हैं, यानी कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, वो क्षेत्र जहां से क्या है, कोई भी एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, चुनाव लड़ता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि रीएडजस्टमेंट क्या होता है, और आफ्टर किसके, सेंसस के, यानी कि जब सेंसस हो जाता है, यानी कि जनगणना जब हो जाता है, उसके बाद जो फिर से समायोजन किया जाता है, उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कह रहा हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। फिर जो हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 2001 में किया गया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। 87th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में किया था, जो कि 2003 में किया गया था। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में अगर दोबारा से इसको डिस्कस करने बैठे तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। फिर हमने रिजर्वेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया था कि भाई उन्हें 10 साल के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो उन्हें 10 साल के लिए जो रिजर्वेशंस दिया गया था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में किया गया था, इस रिजर्वेशंस को 2030 तक क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखा था, इसको डिस्कस किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा और लोकसभा का ड्यूरेशंस, टाइम ड्यूरेशंस। जैसे कि अगर लोकसभा का आप देखने को बात करो, देखो तो वो आपको नॉट डिसॉल्व, यानी कि ये एक परमानेंट हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक मेंबर का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है, टर्म टेन्योर, वो कितना साल होता है, 6 साल होता है। और हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह पे दूसरे नए मेंबर्स को 6 साल के लिए, नेक्स्ट ईयर 6 साल तक के लिए उन्हें चुना जाता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा को हम स्टेट ऑफ काउंसिल भी कहते हैं,
स्टेट ऑफ काउंसिल, या हम इसे अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, अपर हाउस। फिर बात करते हैं हमने लोकसभा के बारे में बात किया था, इसका जो टेन्योर है वो आपको 5 साल देखने को मिलेगा। कब से? जब फर्स्ट मीटिंग होगी तब से लेकर। फर्स्ट मीटिंग का मतलब है, एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए जुलाई 2014 को लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती, फर्स्ट सिटिंग होती है या मीटिंग होती है, तो उनका जो टेन्योर होगा 5 साल के लिए, कब तक चलेगा? जुलाई 2019 तक चलेगा। यानी कि आपको लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितना? 5 साल देखने को मिलेगा, और ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाता है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन दो कंडीशंस में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है। किन दो कंडीशंस में हमारा जो लोकसभा है वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। ये भी मैं आज आपको बता दूंगा। फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो 6 मंथ के लिए भी क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो तब। ये सारी चीजें हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस है, संवैधानिक प्रावधान है, किसको लेकर के? क्वालिफिकेशंस को लेकर के क्या क्या है वो देखा था हमने। सबसे पहले देखा था कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए मिनिमम। फिर ओथ और अफर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से उन्हें क्या शपथ दिलाई जाती है कि संविधान के प्रति वो अपनी सच्ची आस्था रखेंगे, भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो क्या कहता है, किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशंस की जो प्रावधान रखी गई उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये चीजें जो हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो कैंडिडेट्स हैं उसके जो रिजर्वेशंस की बात है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो शेड्यूल कास्ट है या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो सिर्फ रिजर्वेशंस की सीट पे नहीं, वो चाहे तो नॉन रिजर्व सीट से भी क्या कर सकते हैं? इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात किया था कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस के क्या क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर किस तरीके से हमें दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो खाली वैकेंट देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में ही डिस्कस किया था। इन सब का लिंक आपको एक साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए हम इसको ब्रीफली पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर क्या कर रहे हैं इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने थर्ड लेक्चर में ओथ, सैलरी और अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि क्या शपथ दिलाई जाती है, कितनी सैलरीज रहती हैं, क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, कितना 500 रुपए किस कंडीशंस में उन्हें पेनल्टी के रूप में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। जो सैलरी और अलाउंसेस है वो फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। फिर उन्हें हर चीज की जो फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे वो आपका ट्रेवलिंग फैसिलिटीज हो, फ्री एकोमोडेशन हो, टेलीफोन की हो फैसिलिटीज हो, व्हीकल एडवांसेस हो, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है। फिर हमने ऑफिसर्स एंड लीडर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात किया था। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर जो होता है वो होता है अपोजिशन पार्टी का। किसका होता है? ये होता है अपोजिशन पार्टी का। लेकिन वहीं पे अगर हम स्पीकर की बात करें तो ये होता है रूलिंग पार्टी का, रूलिंग पार्टी का। ये चीज याद रखिएगा आप। फिर हमने स्पीकर ऑफ यानी कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन उसके बारे में बात किया था, यानी कि जैसे ही हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएंगे वो एक्स ऑफिसियो हो जाएंगे, किसके? राज्यसभा के। यानी कि ऑटोमेटिकली वो कहाँ के चेयरपर्सन बन जाएंगे? हमारे राज्यसभा के। और इन्हें जो सैलरीज दी जाएगी, जो इन्हें सैलरीज दी जाएगी वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे दिया जाएगा, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। ये चीज भी याद रखिएगा। फिर हमने डिप्यूटी चेयरमैन की बात करी थी। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे आप कि अगर हम चाहे प्रेसिडेंट की बात करें या हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो चाहे आप प्रेसिडेंट की बात कर लो या वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लो, वो तो ना तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, यानी कि ये दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं होते।
लेकिन यहाँ पे ये याद रखने वाली ये बात है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य, जो राज्यसभा का जो डिप्यूटी चेयरमैन होगा वो किसका मेंबर होगा, राज्यसभा का मेंबर होगा। किसका मेंबर होगा, राज्यसभा का, ये याद रखना। तो आज की वीडियो में हम अदर ऑफिसेज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में। फिर हम लीडर्स इन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा एडजॉर्नमेंट है, प्रोपोगेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन और क्योरम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योरम का मतलब होता है एक तरीके से विघटन का, क्योरम का मतलब को हम एक तरीके से आप कह सकते हो आपकी, मतलब इसको हम हिंदी में तो क्योरम ही कहते हैं, हिंदी में क्योरम कह लो, या फिर हम बात करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी में आगे मैं बता दूंगा कि क्योरम का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अदर ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, तो सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिलता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा, जिसे हम लोकसभा के अध्यक्षों का भी पैनल कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ जो लोकसभा है वो 10 से ज्यादा नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, और वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा किया जाएगा, स्पीकर्स के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। और वो कब नॉमिनेट किया जाएगा, जब हमारी कंट्री के जो लोकसभा के स्पीकर्स क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे, या जो डिप्यूटी स्पीकर्स हैं वो क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। तो इस कंडीशंस में क्या है कि हमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा देखने को मिलता है, 10 मेंबर्स से ज्यादा अपन में, यानी कि नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, दे डू नॉट एक्ट एज अ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इन द केस ऑफ 2 ऑफिसेस आर वैकेंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो 10 पीपल्स या जो नॉमिनेटेड होता है, जो स्पीकर्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, किस कंडीशंस में, जब स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट ना हो तब किया जाता है इन्हें नॉमिनेट। लेकिन ये तब नॉमिनेट नहीं किया जाता है, तब ये एज अ स्पीकर की तरह काम नहीं करते हैं जब दोनों ऑफिस में क्या हो, वैकेंसीज खाली हो। ये तभी काम करते हैं जब अब्सेंट है हमारी कंट्री के जो स्पीकर हैं, ये डिप्यूटी स्पीकर हैं। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा ये तभी काम करेंगे जब हमारी कंट्री के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर्स क्या है, अब्सेंस रहेंगे, यानी कि उपस्थित रहेंगे। लेकिन जब वो प्रेजेंट रहेंगे, जब उनकी जो वैकेंसी खाली रहेगी, वैकेंट खाली रहेगी, तब वो काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट याद रखना। फिर बात करते हैं किसके बारे में, स्पीकर प्रो टीम के बारे में। अब स्पीकर प्रो टीम क्या होता है, अगर हम स्पीकर प्रो टीम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये एक टेम्पोररी स्पीकर अपॉइंटमेंट होता है, जो कि किसके द्वारा, बाय फ्रीज एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस आफ्टर द इलेक्शंस, जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर इन हाउस इफ हाउस एडमिनिस्ट्रेटर ऑथ टू मेंबर्स एंड फंक्शंस एज अ स्पीकर। यानी कि देखिए, जो स्पीकर प्रो टीम है, इसका मतलब ये है कि जो चुनाव के बाद जो हमारी हाउस की जो पहली मीटिंग होती है, पहली जो बैठक है, उसकी शुरुआत में क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और ये अस्थायी अध्यक्ष होता है, यानी कि टेम्पोररी स्पीकर होता है। और जैसे ही स्पीकर की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, जब ओथ और अफर्मेशंस यानी कि इन्हें जब शपथ दिला दी जाती है, तब वो वहां से हट जाते हैं। तब उसकी जगह पे कौन काम करेगा एज ए स्पीकर, वही पर्सन जिसे स्पीकर के तौर पे चुना गया है। और अगर हम स्पीकर प्रो टीम की बात करते हैं तो ये कौन होता है, हाउस का जो सबसे सीनियर मेंबर होगा वही हमारा स्पीकर प्रो टीम होगा। और वो तभी तक काम करेगा जब तक हमारे स्पीकर यानी कि जब तक हमारे स्पीकर्स की अपॉइंटमेंट ना की जाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हमने पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था, सिमिलर यही चीज हमें राज्यसभा में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद यहाँ पे ये रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, कि जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स है, इसमें जो पैनल ऑफ द जो पीपल है वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और कब किया जाता है, जब हमारी कंट्री के या तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो, या डिप्यूटी चेयरमैन है वो क्या हो, अब्सेंट हो,
इन्हें भी जब वैकेंसी जब खाली है ऑफिस में उस टाइम पे इस केस में इन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता है। जब ये अब्सेंट रहते हैं यानी कि अनुपस्थित रहते हैं तभी इन्हें पैनल ऑफ वाइस जो चेयरपर्सन है इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। और इसमें किसके द्वारा किया गया था? स्पीकर्स के द्वारा। और वो भी तब किया जाता है जब स्पीकर या वाइस डिप्यूटी स्पीकर्स क्या है? अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। और यही केस हमें वाइस चेयरमैन में भी देखने को मिलता है, किसके? राज्यसभा में। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं जो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट है उसके बारे में। दोनों हाउसेस में, चाहे आप लोकसभा की बात कर लो, सॉरी राज्यसभा की बात कर लो या आप लोकसभा की बात कर लो, इन दोनों हाउसेस का आपको खुद का अपना एक सेक्रेटेरिएट स्टाफ देखने को मिलेगा। स्टाफ मतलब आप सबको पता ही है, जो ऑफिसर्स हैं या जो अपने क्वालिफिकेशंस के बेस पे वहां अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और उसको हेडेड किसके द्वारा किया जाता है? सेक्रेटेरिएट जनरल्स के द्वारा क्या किया जाता है? हेडेड किया जाता है। और इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं दोनों हाउसेस में, उनके द्वारा अपॉइंट इसकी की जाती है। तो ये कुछ अदर ऑफिसर्स आपको ऑफिसर्स देखने को मिलेगा किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर। अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लीडर्स इन पार्लियामेंट। लीडर इन पार्लियामेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलेगा लीडर ऑफ हाउस, दूसरा देखने को मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन जिसे हम विपक्ष के नेता भी कहते हैं, और तीसरा देखने को मिलेगा आपको विप। विप को एक तरीके से आप हंटर या चाबुक टाइप में कह सकते हैं। अगर आप उसको इमेज सर्च करोगे तो चाबुक जैसा नजर आएगा आपको, या हंटर टाइप में कुछ एक इमेज सा नजर आएगा। आप समझिए सबसे पहले लीडर ऑफ हाउस के बारे में। अगर हम लीडर ऑफ द हाउस के बारे में बात करें तो लोकसभा का जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो लोकसभा है यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा से होता है तो लोकसभा का जो लोकसभा है हमारा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं या पीपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, कि सदन का जब नेता होता है तब प्रधानमंत्री क्या होता है? तब लोकसभा से होता है। यानी कि सीधा मतलब आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा से होता है तो लोकसभा के सदन का वो नेता होगा। अगर वही प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा का मेंबर है या राज्यसभा के मेंबर से इलेक्ट होकर के आया है तो वो प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा राज्यसभा से होता है तो प्रधानमंत्री क्या होगा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो मंत्रियों के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। किसको? तो प्रधानमंत्री को। फिर बात करते हैं जैसे कि राज्यसभा में जो अगर प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है, फिर बात करते हैं नॉमिनेटेड किया जाता है तो किसका लीडर होगा? राज्यसभा का लीडर होगा। यहाँ पे लीडर की बात कर रहे हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन से कंफ्यूज मत होना, लीडर की बात कर रहे हैं। अब अगर बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशंस, मैं आपको ये एक शॉर्ट में बता देता हूं। अगर लोकसभा से अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर के आ रहा है, नॉमिनेट अपॉइंटमेंट होके आ रहा है तो वो किसका नेता होगा? लोकसभा का नेता होगा, लोकसभा का लीडर होगा। राज्यसभा से अगर इलेक्ट होके नॉमिनेटेड होके आ रहा है तो वो राज्यसभा का लीडर होगा। यहाँ पे लीडर की बात कर रहे हैं, आप उसको चेयरपर्सन या स्पीकर से कंफ्यूज मत कर लेना आप। अब बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशंस। लीडर ऑफ अपोजिशंस का अगर बात करते हैं तो वो एक लार्जेस्ट अपोजिशंस पार्टी होता है जिसे कम से कम 1/10 से ज्यादा क्या है टोटल सीट मिली हो, और तब उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है किस नाम से? कि लीडर ऑफ अपोजिशंस के। तो फिर आपको ये लीडर ऑफ जो अपोजिशन जिसे हम विपक्ष भी कहते हैं वो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखने को मिलेगा, और इनका अपना खुद का एक सेपरेट लीडर अपोजिशन होता है। यानी कि लोकसभा में आपको सेपरेट लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेगा और राज्यसभा में सेपरेट लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो लीडर ऑफ जो पार्लियामेंट है एलओपी, जिसे आप लीडर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, तो दोनों सदनों में जो नेता होते हैं वो प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री के समान ही क्या होते हैं? अपने सैलरीज, अलाउंसेस और रैंक पाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं विप के बारे में। अगर हम विप के बारे में बात करें तो विप आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो विप है वो एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस प्रोडक्ट है, यानी कि पार्लियामेंट्री के अंदर ये जो टाइम टू टाइम चलता हुआ आ रहा है
तो वही चीज आपको विप के फॉर्म में देखने को मिलेगा। यानी कि आप इन शॉर्ट समझिए जो विप है वो क्या है, हमारा एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर उनका खुद का अपना एक विप होता है, जो कि अपनी जो सर्विसेज होता है, जो सर्विसेज हैं या बात करते हैं, वो एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर के रूप में वो अपनी सर्विसेज देता, और ये इंश्योर करता है कि सारे मेंबर्स क्या करे, प्रेजेंट रहे वोटिंग के लिए फेवर ऑफ द पार्टी लाइंस के लिए। यानी कि पार्टी के अंदर वोटिंग के फेवर में वोट करने के लिए वो क्या रहे, प्रेजेंट रहे। फिर बात करते हैं कि इनका एक काम ये भी होता है कि बिहेवियरिंग और जो उनका डोकेरम है, यानी कि शिष्टाचार की निगरानी और उनका जो व्यवहार है उसको क्या करना, साथ ही उन पर भी निगरानी रखना विप का काम होता है। अब अगर बात करते हैं जो उपयुक्त जो भी कार्यालय, ये हमारे संविधान द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सदन के नेता हो गए या फिर बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, इनका जो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो इसको जो डिस्क्राइब किया गया है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट का जो रूल है, या बात कर सकते हैं हम रूल्स ऑफ जो पार्लियामेंट है या रूल्स ऑफ जो हाउसेस है, उसमें आपको विप के बारे में, पार्लियामेंट्री जो विप है, या बात कर सकते हैं जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये था हमारा लीडर्स इन पार्लियामेंट। अब बात करते हैं किसके बारे में, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपोगेशंस। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे स्थगन या एवं शस्त्र, यानी कि शास्त्रावासंस भी कहते हैं। अब समझिए, देखिए, अ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डेली मीटिंग, ईच डेली मीटिंग अ कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग, मॉर्निंग सिटिंग एंड पोस्ट, यानी कि पोस्ट लंच सिटिंग। मैं आपको समझाता हूं पहले, इससे तो अभी ये टॉपिक समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है उनका टाइम ड्यूरेशन किस टाइम पे क्या होता है। अब ये समझो कि किस टाइम पे हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये समझते हैं भी। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है 11 बजे से। एक पहले लाइन ड्रॉ कर लो। ये समझने में आसानी होगा। मान लो यहां से हमारा 11 AM पे स्टार्ट होता है। 11 AM पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा। ऊपर में हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे और नीचे में हम राज्यसभा के बारे में। आप समझो, देखो 11 बजे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आवर। फिर यही चीज आपको कहाँ पे है, नीचे भी, यानी कि लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। कीप द गवर्नमेंट इज सॉरी इन चेक, रिप्रेजेंट पीपल। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो किसके, 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको 0 आवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 0 आवर। कब, 12 बजे। फिर आपको 12 बजे से 1 बजे तक आपको क्या देखने को मिलेगा, लंच। ये पार्लियामेंट का बता रहा हूँ किस टाइम पे वो लोग क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो काम शुरू होता है वो होता है 2 बजे से। कहाँ से होता है, 2 बजे से। 2 बजे से अगर हम बात करें तो 2 बजे से आपका चलता है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 बजे तक दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों का काम होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, यहां से हो जाएगा आपका 2 बजे से, ये हो जाएगा आपका 3 बजे,
ये हो जाएगा 4 बजे, 5, 6। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ये टाइम चल रहा है हमारा भी लोकसभा का, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट है, या अगर बात करते हैं इसमें आपको गवर्नमेंट बिजनेसेस, या आपको लेजिस्लेटिव बिजनेसेस देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी बिल होता है पास कराना, या जो बिल पे वोटिंग सब होता है, वो इन्हीं ड्यूरेशंस में चलता है। जो भी डिबेट हो गया, डिस्कशंस हो गया, वो सब इसी आवर में चलता है। जो क्वेश्चन आवर में है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यही चीज अगर आप राज्यसभा के बारे में बात करो, तो राज्यसभा का जो ड्यूरेशन चलता है वो चलता है 5 बजे तक। कहाँ तक चलता है? 5 बजे तक। यही चीज इसमें जैसे कि बात कर लो कि इसमें क्या किए जाते हैं, लॉ में मेक लॉ, कानून बनाए जाते हैं इन्हीं के बीच में, या जो भी बजट होते हैं उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। कब से? 2 से 5 के बीच में। और ये कब? इन्हीं ड्यूरेशंस में किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा का जो टाइम ड्यूरेशंस देखने को मिलेगा वो आपको 5 बजे तक ही देखने को मिलेगा। जो राज्यसभा जो काम करता है वो आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा? 5 बजे तक देखने को मिलेगा। और जो लोकसभा अपना आपका काम करेगा वो करेगा 6 बजे तक। तो इस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में एक टाइम बना हुआ है कि किस टाइम पे जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो क्या काम करेंगे, ठीक है। अब आप समझिए जो हमारा अगला टॉपिक अब समझाने वाला हूं। अब देखो जो हमारा एकोमोडेशन है, सॉरी एडजॉर्नमेंट है, ये क्या करते हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं, जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं जो भी सिटिंग्स हैं, सिटिंग से पहले भी, ठीक है। जो हाउसेस की जो भी जो सिटिंग्स है उससे पहले भी वो क्या कर सकते हैं, जो हाउसेस की जो सिटिंग हो रही है उसको वो क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है एक तरीके से कि खत्म कर देना, समाप्त कर देना, समाप्ति की घोषणा कर देना कि भाई अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है। के लिए सदन की जो बैठक है या उसके बाद किसी भी बैठक को समाप्त वो क्या किया जा सकता है? कर सकता है। फिर जो हमारा एडजॉर्नमेंट साइन डाई है, इसका मतलब क्या होता है? जिसे हम अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन है उसके बारे में समझिए। व्हेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्मिनेट हाउस फॉर एन indefinite period without any naming of a day, reassembles for a next time. This is generally done when the house has completed its businesses in its the last sitting in waiting for the propagations। यानी कि ये समझिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो सदन को क्या है, इंडेफिनिट टाइम के लिए भी क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं, उसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। चाहे उसके लिए अगली बैठक की चाहे बात करते जो अगली बैठक है उसके लिए रीअसेंबल्स करने के लिए नेमिंग की गई हो या ना की गई हो, मतलब नेक्स्ट रीअसेंबल नेक्स्ट सेटिंग के लिए उनके द्वारा चाहे बताया गया हो या ना बताया गया हो, उसके लिए उस टाइम पे भी वो क्या कर सकते हैं? उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और ये आमतौर पे आपको कब देखने को मिलेगा? आमतौर पे आपको ये तब देखने को मिलेगा जब जो सदन है, हाउस है, वो अपनी आखिरी बैठक में क्या कर रखा हो? अपना कामकाज को पूरा कर लेता है। उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो एडजॉर्नमेंट है वो आपको डाई नजर आएगा। डाई मतलब खत्म हो जाता है उस टाइम। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं कि जो हमारा जो प्रोपोगेशन है उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी कि फिर इसको तब तक नहीं टर्मिनेट कर दिया जाता जब तक कि हमारा प्रोपोगेशन ना आ जाए। तब तक वो क्या करते हैं? उसकी वेट करते हैं, उसका वेट करते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कॉल करते हैं इवन द बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ रीअसेंबल्स आफ्टर द एडजॉर्नमेंट, यानी कि जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बाद में क्या है, फिर से उन्हें बुलाते हैं, सभा को फिर से बुलाते हैं। कब? जो हमारे निर्देशित समय है उससे पहले की बैठक बुला लिया जाता है। और किसके द्वारा ये बुलाया जाता है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा बुलाया जाता है। जो प्रोपोगेशंस होते हैं अगर इसकी बात करें तो जो पावर्स हैं किसके पास, अगर जो ज्वाइंट जो हमारी पार्लियामेंट की जो सेशंस है उसको स्टार्ट करने के लिए जो बुलाया जाता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है?
प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के पास बुलाया जाता है, उन्हीं के पास ये शक्तियां हमें देखने को मिलता है। यानी कि बात कीजिए संसद के जो भी सेशंस है समाप्त करने और आवश्यक रूप से बुलाने का जो पावर है हमें किसके पास देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलता है। और प्रेसिडेंट ही क्या कर सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी समय, यहाँ तक कि बात करते हैं मिड सेशंस में भी क्या कर सकते हैं, एडवाइस के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे सेशंस को क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेशंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज ये अगला जो एडजस्टमेंट एंड प्रोपोगेशन वाला टॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा डिसोल्यूशंस एंड क्योरम। डिसोल्यूशंस का मतलब होता है विघटन, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा हमारा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर होता है और उनकी जगह पे नए मेंबर्स आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो सकता है अपने टेनवर कंप्लीट करने के बाद भी और अपने टेनवर कंप्लीट करने से पहले भी। अगर डिसोल्यूशंस एंड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड, यानी कि जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, दोबारा से लोकसभा का इलेक्शंस कराया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो लोकसभा है वो 2 कंडीशंस में क्या है, डिसॉल्व हो जाता है। पहला कंडीशन यही रखा गया है कि यदि लोकसभा अपना टेनवर फर्स्ट मीटिंग से कंप्लीट कर लेता है, क्या कर लेता है, कंप्लीट, यानी कि मान लीजिए 2014 में लोकसभा का इलेक्शंस हुआ, ठीक है, लोकसभा का क्या हुआ, इलेक्शंस हुआ, जीत करके जो भी पार्टी आई, जैसे कि बीजेपी पार्टी जीत करके आई थी, 2019 में क्या होगा, दोबारा से इलेक्शंस होगा, जो भी पार्टी को वोट मिलेगा वो जीत करके आएगी। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्या हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया क्योंकि उनका टेनवर कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि जब प्रेसिडेंट क्या करे, लोकसभा को डिसॉल्व डिक्लेयर कर दे, और किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, चाहे वो 5 साल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। वैसे पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर 5 साल से पहले पहले प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे क्या है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व डिक्लेयर कर देता है। अगर बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जब सदन को क्या क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, डिसोल्यूशंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब सदन क्या होता है, विघटन हो जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जितनी भी जो बिल्स हैं, पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे बिल्स है, मोशंस है, रिजोल्यूशंस है, वो सारे क्या हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं, वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए कि लोकसभा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया गया कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, और उस टाइम पे लोकसभा से एक बिल पास होकर के राज्यसभा में जा चुका है, तो वो बिल भी क्या होगा, कोलैप्स यानी कि लैप्स कर जाएगा, वो बिल भी समाप्त हो जाएगा, चाहे वो पेंडिंग है या राज्य लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी वहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये था डिसोल्यूशन। अब बात करते हैं क्योरम के बारे में। अगर हम क्योरम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे जो हाउस की जो मीटिंग्स होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर स्टैब्लिश किया गया है कि क्योरम जो होगा 1/3 यानी कि 10% किसका, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा का होगा। यानी कि मान लीजिए हमारी लोकसभा में 543 टोटल मेंबर्स है, तो इसका 10% होगा, जो 10% मेंबर्स होंगे, 1/3 जो मेंबर्स होगा वो क्या होगा, हमारे क्योरम के अंदर में आएगा। और यही चीज 245 जो मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स का जो 10% है, या जो 1/10 जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, वो किसके अंदर में आएंगे, राज्यसभा के क्योरम के अंदर आएंगे। ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि लोकसभा के सेशंस की बात करते हैं, जो प्रेजेंट होल्ड वो कितने होने चाहिए, कम से कम 55 मेंबर्स होने चाहिए, और जो राज्यसभा है उसके लिए कितना होना चाहिए, 25 मेंबर्स होने चाहिए, तब जाकर के राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसकी जो सिटिंग्स है वो कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि इस प्रकार से जो लोकसभा है आयोजित करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों का होना, उपस्थित होना जरूरी है, और राज्यसभा के लिए 25 लोगों सदस्यों की उपस्थिति दोनों मतलब कि लोकसभा में राज्यसभा में उपस्थित जरूर है, तब जाकर के इनकी सिटिंग की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो क्योरम है वो काम कैसे करता है, हाउ डज क्योरम वर्क।
काम कैसे करता है क्योरम? अगर हम बात करते हैं दोनों हाउसेस की, चाहे वो राज्यसभा है या लोकसभा है, उसका जो टोटल मेंबर्स का जो 10% जो 1/3 जो टोटल मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे क्योरम के अंदर आएंगे और वही रिक्वायर्ड टू कन्वेन अ मीटिंग के लिए। यानी कि आप समझिए कि इन शॉर्ट समझने की कोशिश कीजिए, जो क्योरम होगा उसका टोटल मेंबर, दोनों हाउसेस के जो टोटल मेंबर थे 1/3 मेंबर क्या होगा, वो सॉरी 1/10 मेंबर्स किसके अंदर होंगे, क्योरम के अंदर होंगे। अगर क्योरम में लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं तो स्पीकर मस्ट एडजॉर्न द हाउस और पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल द क्योरम इन प्रेजेंट। यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा में 55 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशंस में, यानी कि क्योरम के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो स्पीकर्स है वो हाउस को तब तक के लिए क्या कर देगा, पोस्टपोन कर देगा जब तक कि क्योरम्स के मेंबर प्रेजेंट ना हो। फिर अगर बात करते हैं चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है किसके, क्योरम के बारे में। ये चीज मैंने आपको ऊपर वाले ही लाइन में बता दिया था। फिर बात करते हैं when there are casual vacancies they are replaced through by elections for the remainder of the term। यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए, यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा कि जब भी अगर बात करते हैं कोई वैकेंसीज खाली हो जाती है तो उन्हें शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव के माध्यम से फिर से बदल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए, तब जाकर के हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपको एक छोटे से इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट कर लिया है। वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हर संडे को वीकेंड में हम क्या करते हैं, 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब इसको हम जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन है, इसका नाम चेंज करके आप टेस्ट कर देंगे। वो आपके लिए एज ए टेस्ट की तरह रहा करेगा और हम उसे एज ए टेस्ट और एज ए रिविजन्स की तरह उसको क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कशंस नहीं होगा, अब सीधा सीधी आपके लिए क्या रहा करेगा, वो टेस्ट रहा करेगा। जिसमें हमने हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 536 एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। और 5 टेस्ट आपको या 5 डिस्कशन कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस पेपर मतलब कि कह सकते हैं कि 1995 से लेकर के 2013 तक आपको डिस्कशन देखने को मिल जाएगा किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी में भी वो भी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट सिस्टम का आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और जैसे ही हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेंगे, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है आगे इसी पैटर्न में कंटिन्यू होता रहेगा। आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ये सारी जो नोट्स हैं, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो आप इसका जो चैनल के नाम से एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है द ओशियन ऑफ शिक्षा, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ में एनसीईआरटी की सारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिर बात करते हैं आपका पॉलिटी है, ये जो भी आप स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए वो सारी बुक आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।